होटल इंटरनेशनल में मुझे तीसरा रोज था कि मैं दोपहर का खाना खाकर सिगरेट खरीदने नीचे लॉबी में आया। सिगरेट का एक पैकेट खरीदा, एक सिगरेट सुलगाया और माल रोड पर निकल आया। गुलाबी जाड़े का मौसम था, बड़ी खुशगवार फिजा थी। आसमान पर कहीं कहीं बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। मैं सिगरेट का लुत्फ उठाता नहर के पुल पर से उतरकर किनारे किनारे बागबानपुरा की जानिब चल दिया। मुझे यकीन था कि कोई न कोई भारतीय जासूस मेरी निगरानी कर रहा है। चुनांचे बहुत जल्द उस जात शरीफ से मुलाकात हो गई। अभी मियां मीर साहब वाला नहर का पुल काफी दूर था कि बाईं जानिब के दरख्तों में से एक मजजूब सा दुबला पतला आदमी निकलकर मेरे सामने आ गया। उसके गले में रंग बिरंग मनकों की मालाएं थीं, दाढ़ी लंबी थी। वो मेरे पहलू में आहिस्ता आहिस्ता धमाल डालता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने रक्स करते हुए मेरी तरफ गर्दन झुकाकर पाम आयल कहा तो मैं रुक गया और आहिस्ता से बोला, मिशन पाम आयल नारोमनी। मेरे होंठों से उन अल्फाज का निकलना था कि मजजूब ने रक्स करते हुए मेरे गिर्द एक चक्कर लगाया और बोला, बेटा यहाँ बैठ जाओ, तुम बड़े खुशकिस्मत हो, हम तुम्हारा हाथ देखेंगे। एक कार हमारे करीब से गुजर गई। 3 आदमी जो माली लगते थे, भारतीय जासूस को मजजूब समझकर हमारे करीब आकर रुक गए। भारतीय जासूस ने मजजूबों की तरह ईंट उठाई और याहू हक का नारा लगाकर कहा, भाग जाओ नहीं तो जला डालूंगा। वो तीनों भाग गए तो भारतीय जासूस मुझे लेकर नहर के किनारे घास पर मोर पंख के पौधे के पास बैठ गया और मेरा हाथ देखते हुए बोला, कर्नल मनी, नए हुक्म के मुताबिक तुम्हें कल दिन के 10 बजे रावलपिंडी पहुंचकर रिपोर्ट करनी होगी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में तुम्हें चाय के एक स्टॉल पर एक आदमी चाय पीता मिलेगा। उसके गले में सुर्ख रुमाल बंधा होगा। तुम्हें अगला प्रोग्राम वही बताएगा। इतना कहकर वो याहू या हक का नारा लगाता हुआ उठा और धमाल डालता सड़क से उतरकर दरख्तों की तरफ चला गया। मैं वापस अपने होटल आ गया। अगले रोज 10 बजे मुझे रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मौजूद होना था। मैं रात की बस पकड़कर भी सुबह रावलपिंडी पहुंच सकता था। उस नए ऑर्डर से मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरा दायरा कार लाहौर की बजाय रावलपिंडी मुतय्यन किया जा रहा है, जहां मुझे कोई नहीं जानता था। वक्त जाया करने की बजाय मैंने ब्रीफकेस उठाया, होटल का बिल अदा किया और सीधा रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहां से एक वैगन पकड़ी और रावलपिंडी की तरफ रवाना हो गया। रात के 9:30 बजे रावलपिंडी पहुंचकर सदर के एक होटल में एक कमरा लिया, मुंह हाथ धोकर खाना खाया और सो गया। सुबह आंख खुली तो 8:30 बज रहे थे। लाहौर के मुकाबले में रावलपिंडी का मौसम फरवरी के आखिर में भी सर्द था। नाश्ता करके मैं एक बार लेकर कमरे के बाहर धूप में कुर्सी पर बैठ गया और 10 बजे का इंतजार करने लगा। होटल से रेलवे स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था। ठीक 9:45 बजे मैंने होटल से निकलकर तांगा लिया और स्टेशन पर 3rd क्लास वेटिंग रूम के बाहर जाकर उतर गया। वेटिंग रूम में कुछ मुसाफिर एक दूसरे से बेजार बैठे थे। उनके चेहरों पर तवील इंतजार की बोरियत थी। मेरी नजरें टी स्टॉल की तरफ उठ गईं। वहां दूसरे मुसाफिर खड़े चाय पी रहे थे, मगर उनमें ऐसा कोई नहीं था जिसकी गर्दन में लाल रुमाल पड़ा हो। मैंने सिगरेट सुलगाया और एक बेंच के किनारे पर बैठ गया। अभी दिन के 10 बजने में 4 मिनट बाकी थे। ठीक 10 बजे मैंने एक पुख्ता उम्र के भारी भरकम आदमी को देखा कि शलवार कमीज पर गर्म चादर ओढ़े हुए है, हाथ में थैला है। वेटिंग रूम के तांगा स्टैंड वाले दरवाजे से गुजरकर टी स्टॉल पर आया और चाय का ऑर्डर दिया। मैंने उस पर निगाहें गाड़ दी। चंद लम्हे वो स्टॉल वाले की तरफ मुंह करके खामोश खड़ा रहा। फिर उसने आहिस्ता से गर्दन घुमाकर वेटिंग रूम में बैठे हुए मुसाफिरों का जायजा लिया। ये वही भारतीय जासूस था जिससे मिलने के लिए मुझे हदायत की गई थी। यकीनन उसे भी मेरा हुलिया बता दिया गया था। एक पल के लिए उसकी निगाहें मुझ पर रुकी, फिर उसने मुंह फेर लिया और कप होंठों के करीब ले जाकर इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने लगा। वो मुझे हिंदू मालूम हो रहा था। उसके खदोखाल पठवार के मुसलमानों जैसे नहीं थे। रंग सांवला था और सर के खशखशी बालों में सफेदी झलक रही थी। वो मुझे हरियाणा का हिंदू लग रहा था। टी स्टॉल पर दूसरे ग्राहक भी खड़े थे।
मैं इस इंतजार में था कि लोग कम हों तो जाकर उसे अपनी शनाख्त बता दूं और उसकी शनाख्त तलब करूं। वो भी शायद उसी इंतजार में था। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कौन आंखों से मुझे देख लेता था। मेरे बेंच के दूसरे कोने पर एक रेलवे कुली बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। कुछ देर बाद रेल की सीटी सुनाई दी। कुली उठकर गेट की तरफ दौड़ा। बेंच मेरे सिवा खाली था। भारतीय जासूस टी स्टॉल से हटकर फर्श पर बैठे मुसाफिरों की टोलियों का चक्कर काटकर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे करीब आया और बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट की डबिया निकाली, एक सिगरेट सुलगाया और मेरी तरफ जरा सा झुककर बोला, मौलवी साहब क्या टाइम हुआ है। मेरी फ्रेंच दाढ़ी मूंछ की वजह से उसने मुझे मौलवी साहब कहकर पुकारा था। मैंने कलाई पर वक्त देखकर बताया। वो खामोश बैठा रहा। फिर उसने जरा सा करीब खिसकते हुए पूछा कि हवेलियां जाने वाली गाड़ी कब रवाना हो गई। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं मौलवी साहब, उसने सवाल किया। पेशावर जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। ना तो मैं उससे शनाख्ती कोड पूछ रहा था और ना ही उसने इस जमन में कोई कदम बढ़ाया था। 5-7 मिनट इधर उधर की बातें करने के बाद उसने पूछा कि मैं कौन सा तेल सर में डालता हूँ। मैंने आहिस्ता से कहा, पाम ऑयल। वो खामोश हो गया। उसने थैले में से अखबार निकालकर खोला और उस पर नजरें जमा दी। तुम्हारा मिशन कौन सा है? वो बड़बड़ाया। कर्नल नारो। मैंने आगे का लफ्ज नहीं बोला और उसकी शनाख्त के लिए उसकी तरफ देखा तो वो बोला, कर्नल नारो मनी। बात खुलकर सामने आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे को शनाख्त कर चुके थे। उसकी आंखें अभी तक अखबार पर थीं। वो मुझे धीमी आवाज में अपने पीछे आने का कहकर उठा और वेटिंग रूम के गेट की तरफ बढ़ गया। पिंडी रेलवे स्टेशन की इमारत से निकलकर वो दाईं जानिब दरख्तों में गिरी हुई वीरान सी सड़क पर चल पड़ा। मैं कुछ फासला रखकर उसके पीछे चल रहा था। आगे एक ग्राउंड आ गया। सड़क के साथ गार्डीना की बाड़ थी। उसके पीछे एक पत्थर की बेंच थी। वो उस पर बैठ गया। ये जगह सुनसान थी, आसपास कोई नहीं था। उसने अपने थैले में से पुराने अखबार का एक टुकड़ा निकालकर मुझे दिखाया। उस पर पाकिस्तान के एक ऐसे सियासतदान की तस्वीर छपी हुई थी जो हर हुकूमत के खिलाफ बयान देने का आदी था। मैं उसकी सूरत और नाम से वाकिफ था। मैं यहाँ उसका असली नाम नहीं लिखूंगा। आप यूं समझ लें कि उसका नाम कुतुबुद्दीन है। मेरे साथी ने मुझसे उस सियासतदान का तारुफ करवाते हुए उसका असली नाम बताया और कहा कि इस सियासतदान को हम खरीद नहीं सके, लेकिन हम कुछ अरसा कबल उसे अपने एक खास आदमी के जरिए V2 गोली खिलाने में कामयाब हो गए थे, जिसके बाद उसने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी शुरू कर दी। ये सियासतदान मुल्क की सलामती का ख्वाहां है और अपने सूबे को अलग नहीं करना चाहता। बहरहाल हम उस बात से ही मुतमईन थे कि यह हुकूमत के खिलाफ बयान देता है, लेकिन कुछ दिनों से उसने एक बार फिर हुकूमत के हक में बयान देने शुरू कर दिए हैं। यह सियासतदान एक ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखता है जहां के हालात बड़े नाजुक हैं और हम चाहते हैं कि वो सूबा अलग होकर भारत में शामिल होने का ऐलान कर दे। ये सियासतदान आजकल इस्लामाबाद आया हुआ है। तुम्हें सबसे पहले यहाँ इसलिए तलब किया गया है कि एक आलिम दीन की शक्ल में उस सियासतदान का कुर्ब हासिल करो, क्योंकि ये सियासतदान बहुत दीनदार आदमी है और पीरी फकीरी के चक्रों में बहुत जल्द फंस जाता है। इसीलिए इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया गया है, क्योंकि जिन 4 सियासतदानों को हम अपनी V2 गोलियों का निशाना बनाना चाहते हैं वो सब के सब तोहमात का शिकार हैं और तुम उन्हें आसानी से अपने काबू में कर सकते हो। मैं खामोश बैठा उसकी बातें सुन रहा था। इस तस्वीर को गौर से देख लो, उसने कहा। मैंने अखबार का टुकड़ा उससे लिया, उसे बज़ाहिर गौर से देखा और फिर वापस कर दिया। उसने अखबार के टुकड़े को फाड़कर फेंक दिया। फिर थैले में से एक नोटबुक निकाली, उसमें पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने रख दी। ये कटे हुए बालों वाली एक हसीन लड़की की रंगीन तस्वीर थी। तस्वीर मेरे हाथ में देकर वो बोला, ये हमारी सीक्रेट सर्विस की लड़की है। इसका असली नाम संध्या है, लेकिन ये शबाना के नाम से इस्लामाबाद में हमारे लिए काम कर रही है। ये अमृतसर के एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती है। खालसा कॉलेज अमृतसर में BSc कर रही थी कि हमने उसे अपने खुफिया स्टाफ में शामिल कर लिया, क्योंकि ये न सिर्फ अंग्रेजी रवानी से बोल लेती है बल्कि मुसलमानों के रस्म व रवाज से भी वाकिफ है।
اس کے ہندو ماتا پتا مر چکے ہیں۔ یہ امرتسر میں اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔ ہم نے اسے 2 سال کی ٹریننگ دی اور اسمگل کروا کر ایک ماڈل گرل کی حیثیت سے اسلام آباد پہنچا دیا۔ اپنے حسن کی وجہ سے یہ اونچے طبقے میں بے حد مقبول ہے اور ہمیں بڑے قیمتی سرکاری اور سیاسی راز لا کر دیتی ہے۔ تم اس سے بھی ملو گے، لیکن سب سے پہلے تمہیں اس سیاستدان والی مہم کو سر کرنا ہے۔ شبانہ اور سندھیا واقعی حسین تھی۔ اس کے حسن جہاں سوز سے بچنے کے لیے ضروری تھا کہ آدمی زبردست کردار کا مالک ہو۔ تم اپنے آپ کو یہاں چاہے جس طریقے سے بھی متعارف کراؤ، لیکن تمہیں اسلام آباد کے کسی بہترین ہوٹل میں رہائش اختیار کرنی ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں رقم باقاعدہ ملتی رہے گی۔ میں تمہیں بار بار نہیں مل سکتا۔ تم اپنے ریڈیو ٹرانسمیٹر کے ذریعے 162.2 پر مجھے کال کر سکتے ہو۔ اگر کوئی مشورہ لینا ہو تو تم شبانہ سے مل کر بات کر سکتے ہو۔ اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری ایک تصویر بھی اسے بھیج دی گئی ہے، اس نے کہا، اور شبانہ کی اس کوٹھی کا نمبر بتایا جہاں وہ ایک ادھیڑ عمر کی مسلمان نوکرانی کے ساتھ تنہا رہ رہی تھی۔ میں نے ایڈریس اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا۔ میرے ساتھی نے بڑی ہوشیاری سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پھر تھیلے میں سے ایک لفافہ نکال کر میرے حوالے کر دیا۔ اس میں 5000 روپے ہیں، ابھی ان سے کام چلاؤ۔ ضرورت پڑنے پر تمہیں مزید روپے مہیا کیے جائیں گے۔ تمہارا مشن بہت جلد مکمل ہو جانا چاہیے۔ انڈین گورنمنٹ اس وقت کا بے تابی سے انتظار کر رہی ہے جب یہ سیاستدان یہاں کی حکومت کے خلاف دوبارہ بیان دینا شروع کر دے۔ اس مشن کی کامیابی کے بعد تمہیں دوسرے 3 سیاستدانوں کی کایا پلٹنے کا کام سونپا جائے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ میرے جانے کے 15 منٹ بعد یہاں سے اٹھنا۔ وہ اٹھا اور گراؤنڈ سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔